मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे 10th क्वालिफाई कर चुके हैं, चाहे वो मेडिकल का प्रिपरेशन करने का अपना उद्देश्य बनाए हों, चाहे इंजीनियरिंग का, दोनों ही वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रीडरमेट ऐप पर फिजिक्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है। बैच का ड्यूरेशन 16 मंथ है और विद्यार्थियों को सुविधा में ध्यान रखते हुए रीडरमेट ऐप पर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में फिजिक्स का होल सिलेबस 16 मंथ में समाप्त किया जाएगा। तो जो बच्चे बेहतर ढंग से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, साथ साथ फिजिक्स के कंसेप्ट को फील करना चाहते हैं, फिजिक्स के प्रॉब्लम के प्रोसेस को फील करना चाहते हैं, वो आज ही रीडरमेट ऐप डाउनलोड करें और अपने लक्ष्य को एक नई दिशा और नई धार दें और अपने जीवन को उमंग, उल्लास और हर्ष से भर दें। टुडे हम लोग बेसिक मैथ्स में सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर के मिड में ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो ऑफ एंगल का भी स्टडी करेंगे, क्योंकि वेक्टर में ट्रिगो का भी एप्लीकेशन है। आइए हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में 3 टाइप का है, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर। तो आपके सिलेबस में स्केलर आपका है, स्केलर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी, इस दोनों का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे अपने सिलेबस में। टेंसर हम लोग के सिलेबस में नहीं है, टेंसर हम लोग के सिलेबस में नहीं है और उससे कंसर्न कोई क्वेश्चन भी आपको पूछा नहीं जाएगा। तो मेनली हमको पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जानना है स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो जो वर्ड है उसका बहुत ही मतलब कि स्ट्रिक्टली रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कि कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा भी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी में काउंट नहीं होता है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और एक और वर्ड शामिल है जो वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करता हो। तो वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और साथ साथ वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। क्या होता है वेक्टर एडिशन रूल, वो आगे के क्लास में बताया आपको जाएगा। स्केलर में क्या है? जो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, और कभी कभी उसमें डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी है तो जरूर वो स्केलर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि हम 2 स्केलर क्वांटिटी को या 2 से अधिक स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड ओनली हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आप बोलते हैं कि किसी पार्टिकल का स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने बताया कि पार्टिकल किस रेट से आगे जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से आगे जा रहा है। किस दर से आगे जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से वो आगे जा रहा है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसका जो आगे जा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, वो एक्स के लॉन्ग जा रहा है या ईस्ट जा रहा है या नॉर्थ जा रहा है या वेस्ट जा रहा है। ऐसा कुछ आपने इसमें कमेंट नहीं किया है। मतलब आपने स्पीड में सिर्फ और सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखा है, डायरेक्शन को आपने मेंशन नहीं किया है। जब तक आपने डायरेक्शन नहीं मेंशन किया है तब तक हमारा ये क्वांटिटी क्या है, स्पीड स्केलर है। और जैसे ही हम लोग इसमें डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो यह स्पीड बन जाएगा वेलोसिटी। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। मतलब स्पीड को अगर विद डायरेक्शन आप लिखते हैं तो स्पीड बिकम्स वेलोसिटी।
तो स्पीड और वेलोसिटी में ये बेसिक डिफरेंस है कि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कोई पार्टिकल है या कोई ब्लॉक है, उस पर आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमने इसमें डायरेक्शन दिया ही नहीं कि फोर्स इधर लग रहा है कि फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा कुछ मैंने दिया ही नहीं। सिंपल बोला कि इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया। तो अभी ये 5 न्यूटन जो हमारा है वह स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। हाँ, कुछ क्वांटिटी ऐसा भी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वो क्वांटिटी कौन सा है? करंट। लेकिन उसको हम स्केलर कहते हैं। क्यों कहते हैं स्केलर? क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। आगे जब बताएंगे इसके बाद वेक्टर का डेफिनेशन, तो वेक्टर के डेफिनेशन में 3 कंडीशन मेंशन करेंगे कि वेक्टर उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करता हो। अगर कोई ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसको भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे। जैसे करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन करंट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। ये वेक्टर एडिशन रूल क्या है? जो अलजेब्रा में जिस तरह आप 2 क्वांटिटी को ऐड करते हैं उस तरह वेक्टर एडिशन रूल में ऐड होता नहीं है। तो कैसे होता है ऐड? तो आगे वेक्टर एडिशन रूल में आपको बताया जाएगा। तो स्पीड, फोर्स विदाउट डायरेक्शन, स्पीड, ये सब हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो टाइम है, स्पीड है, फोर्स विदाउट डायरेक्शन आप लेते हैं तो आपका ये एनर्जी, वर्क, प्रेशर, करंट, ये सब आपका क्या है? इस एरिया, ये सब का सब आपका स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी एरिया को हम लोग एज ए वेक्टर भी ट्रीट कर लेते हैं। जब हम वो ये मेंशन करते हैं कि एरिया आउटवर्ड, एरिया इनवर्ड, तो एज ए वेक्टर भी इसको ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे पूछेंगे कि एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर क्वांटिटी है, ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, सर्किल का एरिया। तो कोई इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है। पर जब तक डायरेक्शन मेंशन नहीं है आप उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेगा, और जब कभी वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंटेन करेगा तो उस समय वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटी है ओनली मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू along with यूनिक मैग्नीट्यूड, मे और मे नॉट भी डायरेक्शन, डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी सकता है। जब डायरेक्शन होगा तब वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा। और इसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी होगा उसके क्वांटिटी का, वो जस्ट लाइक अलजेब्रा के रूल से होगा। जिस तरह आप अंडर 10 अलजेब्रा से 2 क्वांटिटी को ऐड करते आए, डिवाइड करते आए, मल्टीप्लाई करते आए, उसी ढंग से स्केलर को भी आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। यहां क्वेश्चन है कि फोर्स 100 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? तो ये 100 न्यूटन होगा। मैग्नीट्यूड मतलब आपको डायरेक्शन को का जिक्र उसमें करना नहीं है। और जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो दिस मैग्नीट्यूड इज स्केलर, और जबकि 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलेंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन कर दिए तो दिस बिकम्स वेक्टर। और आगे बताएंगे कि फोर्स हमारा कैसे वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है। अब करंट बताएंगे कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, अब कैसे वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हम लोग करंट को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वांटिटी आपका है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्या है? तो बताया गया अभी, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और साथ साथ वेक्टर एडिशन रूल को भी फॉलो करता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप बोले कि 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, तो 5 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, तो दिस इज वेक्टर। ये हमारा क्या है? वेक्टर। वेलोसिटी, जिसको आप हिंदी में वेग बोलते हैं, वेलोसिटी।
हमने लिखा 5 न्यूटन इन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एन से नॉर्थ हो गया, आप जो कंप्लीटली नॉर्थ भी लिख सकते हैं और नहीं तो एन और ई भी लिख सकते हैं। 5 न्यूटन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कोई डिग्री नहीं दिया गया है। अब हाँ, आप समझिए इसको, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप बोले नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में कोई डिग्री यहां पर 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका अर्थ हुआ बिल्कुल आपको 45 पर लेना है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से 45 डिग्री पर आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। मान लिया आपका पार्टिकल यहां है, इस पर ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और ये 45 डिग्री पर 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स। तो आप सोच रहे होंगे सर इतने बड़े लेंथ को आपने 5 न्यूटन कैसे कहा, तो कितना बड़ा भी फोर्स हो उसको बहुत स्मॉल वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप दे दिया 100 न्यूटन, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ ये है और 1 यूनिट लेंथ को कॉरस्पॉन्ड कर दिए 50 न्यूटन से, इसी लेंथ का डबल इसमें ऐड कर दिए तो यहां से यहां तक 2 यूनिट लेंथ हो गया, 2 यूनिट लेंथ। और 2 यूनिट लेंथ हमारे 100 न्यूटन को कॉरस्पॉन्ड किया और इसमें एक डायरेक्शन दे दिए तो दिस बिकम्स वेक्टर। तो कितना बड़ा भी फोर्स हो उसको एक स्मॉल एरो से आप दिखा सकते हैं। वहां मेंशन करना होता है कि एक स्मॉल छोटा सा यूनिट कितने न्यूटन फोर्स को कॉरस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं कि 100 न्यूटन तो बहुत बड़ा लाइन ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। एक स्मॉल लेंथ को मान लिया चलो ये स्मॉल लेंथ फॉलो कर रहा है 100 न्यूटन को, उसका 3/2 टाइम्स करेंगे तो 150 न्यूटन को फॉलो करेगा वो। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ, तो ईस्ट से नॉर्थ 45 डिग्री, जब कोई एंगल ले लेगा तो 45 लेंगे। अगर ऐसा लिखता है कि 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 5 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब यह हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से, ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट से 30 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो 5 न्यूटन हमारा इस वेक्टर के लॉन्ग एक्ट कर रहा है इस पार्टिकल पर जो कि ओरिजिन पर रखा गया है, उधर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 5 न्यूटन। अगर ये बोला जाए कि 5 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ऑफ नॉर्थ से, तो नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ से आपको 30 लेना है ईस्ट की ओर, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री लेना है। और ये 30 होगा, मतलब ऑफ मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर मूव करना आपको है। और बोलेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर कोई भी एंगल नहीं दिया तो समझेंगे 45 डिग्री का बात हो रहा है। सीधा लिख दिया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब बिल्कुल मिड से जाना है। तो आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट
30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये सब का मीनिंग जान गए। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। हाँ देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ, या इसको ऐसे लिखें 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ, या लिखिए 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट ऑफ साउथ। सबका मीनिंग एक ही है। तो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब हुआ साउथ से, हाँ, अब कुछ यहां पर एंगल मेंशन नहीं किए हैं, मतलब 45 डिग्री लेना है। तो वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से वेस्ट 45 डिग्री पर, तो साउथ इधर है, तो साउथ से वेस्ट 45 डिग्री पर। ये 5 मीटर पर सेकेंड यहां से यहां तक लेंथ मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ये डायरेक्शन आपका है। कोई एंगल मेंशन नहीं किए है, मतलब 45 पर लेना है। अगर वही हम लिखें कि 5 मीटर पर सेकेंड ,30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो क्या इसका मतलब होगा? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, तो साउथ से वेस्ट की ओर, और ये एंगल 30 है। डिग्री है। ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की ओर लिखा गया 5 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ की ओर, तो वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री लेंगे, 60 डिग्री। वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट से साउथ की ओर, वेस्ट से साउथ की ओर 60 डिग्री। और ये डायरेक्शन दे दीजिए वेक्टर का, डायरेक्शन वेक्टर का यहां दीजिए। तो नॉर्थ ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ का क्या मीनिंग होगा, कैसे उसका यूज करेंगे, ये आप जान गए। अब ये सीखना है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो आपने देख लिया यहां पर ग्राफिकली, कि हमने यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है 5 न्यूटन, और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्शन को मैथमेटिकली बताया गया है कि 30 डिग्री आप लिए हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री। तो देखिए वेरियस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको आगे वो देखते हैं। रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एनालिटिकली मतलब जस्ट सिंबल का मतलब बता रहे हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेड लेटर विथ एरो ओवर इट और बोल्ड कैपिटल लेटर्स। क्या इसका मतलब है? जैसे किसी वेक्टर वेलोसिटी को दिखाना है तो इसके ऊपर एक एरो देंगे, तब ये होगा वेलोसिटी वेक्टर। या तो इस तरह दिखाएंगे, या तो बुक में इसको ऐसे दिखाते हैं, भी को बुक में जो है बोल्ड किया हुआ रहता है। अब प्रैक्टिकली ये हम लोग अपने कॉपी में इस तरह नहीं दिखाएंगे, इसे दिखाएंगे तो हम लोग पेन को ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे। तो बोल्ड लेटर से भी हम लोग वेक्टर को दिखाते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन जनरली बुक में इस्तेमाल होता है। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि स्मॉल लेटर लेंगे, एक्सप्रेशन लेना है, एक्सप्रेशन के लिए ए सिंबल दिए स्मॉल लेटर, इसके ऊपर एरो का साइन दिए, तो ये हमारा एनालिटिकली वेक्टर को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दिया हुआ है
5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन मेंशन कर दिए तो ये हमारा वेक्टर बन गया। अगर ये टुवार्ड्स ईस्ट को हटा देते तो ये हमारा स्केलर रहता। तो 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। अब इसके मैग्नीट्यूड को दिखाना है, मैग्नीट्यूड फोर्स हमारा है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाना तो क्या करेंगे, उसके मॉडुलस से दिखा सकते हैं या आप ऐसे दिखा सकते हैं। आपने फोर्स लिख दिया और ऊपर एरो नहीं दिया। जब आपने ऊपर एरो नहीं दिया मतलब यह स्केलर है। स्केलर मींस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को आप वेक्टर एफ लिखे, ऊपर से मोड लगा दे, मोड सिंबल। मोड सिंबल क्या है, मोड सिंबल जब भी किसी क्वांटिटी पर आप मोड लगाते हैं तो मोड का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। कभी भी मॉडुलस वैल्यू निगेटिव आ सकता आपको नहीं है। तो जब भी आप किसी वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे कोई नंबर दिया हुआ इवन इफ -5, मैथ में देखिए यहां मोड लगा दिए तो दिस बिकम्स 5। अब सर किसी पॉजिटिव मोड लगाएंगे क्या होता, किसी पॉजिटिव मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। जीरो मोड लगाएंगे तो क्या होगा, तो जीरो ही रहेगा। हाँ, निगेटिव में मोड लगाएंगे तो वो निगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव। तो मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये जो आपका एफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये क्या होगा, स्केलर। ये क्या होगा, स्केलर। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दिस क्वांटिटी इज स्केलर। अब 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट इज ए वेक्टर। तो ये आपका हुआ एनालिटिकली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट आप करेंगे, स्क्रिप्ट के माध्यम से किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आप जाने। तो जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। उसके बाद देखिए ग्राफिकली या पिक्टोरियली किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अभी बताए थे जैसे आपको 10 न्यूटन ईस्टवार्ड दिखाना है। 10 न्यूटन फोर्स मान लिया है अप्लाई हो रहा है ईस्ट की तरफ, 10 न्यूटन ईस्टवार्ड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये 10 न्यूटन फोर्स ईस्टवार्ड, इसका मतलब क्या है, इसमें एक हम लोग पैरामीटर तय करते हैं कि ये 1 यूनिट जो लेंथ है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा। मान लिया, हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 5 न्यूटन को। तो फिर जब एक और यूनिट लेंथ हम बढ़ा देंगे तो ये भी करेगा 5 को, तो 5 प्लस 5, तो टोटल यहां से यहां तक क्या हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दे रहा है, वेक्टर के न्यूमेरिकल वैल्यू को दे रहा है, मैग्नीट्यूड को दे रहा है। और जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस से आप निकालते हैं। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। और ये क्या है, 1 यूनिट 5 न्यूटन, तो 2 ये हो गया 2 यूनिट्स, तो 10 न्यूटन। तो यहां से यहां तक 10 न्यूटन हो गया। वही कहा गया है कि लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो जो हम डायरेक्शन ये दिए हैं, एरो दिए हैं, ये एरो किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो बता रहा है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? और इसका तो जो हम लोग अभी कुछ देर पहले किए थे, फिर से देख लीजिए। मान लिखा गया 5 मीटर पर सेकेंड, आप इस बार नॉर्थ वेस्ट ले लेते हैं, ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो 5 मीटर पर सेकेंड मान लिया किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है और 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की ओर लेना है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट,
तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर, तो वेस्ट तो इधर है, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर कितना 60 डिग्री। देखिए ये एंगल बनना चाहिए कितना 60 डिग्री बन रहा, एंगल बन रहा है। तो ये हमारा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री, तो वेस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री। हाँ, इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और यहां कह सकते हैं 30 डिग्री, एक ही बात है। ये 60 है तो ये एंगल 30 होगा। इसी डायरेक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री, तो ये 30 होगा तो ऑटोमेटिक 60 होगा। तो आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम क्वांटिटी है। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की ओर, वेस्ट से नॉर्थ की ओर 60 डिग्री, और ये क्या लिखा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो नॉर्थ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री। तो यहां से आप 30 इधर मूव करेंगे तो भी इसी के लॉन्ग आएंगे, यहां से 60 आप मूव करेंगे तो भी इसी के लॉन्ग आ पाएंगे। नोट कीजिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेहद आसान है। हाँ, अब ये देखिए नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कार ट्रेवल्स 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ड्रॉ द वेक्टर ऑफ कार्स वेलोसिटी। ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, क्या कर रहा है, एक कार ट्रेवल्स 10 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऑफ नॉर्थ पर ध्यान दीजिए, नॉर्थ से, तो नॉर्थ से 30 डिग्री, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, ईस्ट की ओर, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितना 30 डिग्री, तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री लिया गया। और ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 10 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें एक एरो दे दिए, वेक्टर बन गया ये। तो किस तरह से इस तरह के डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करेंगे वो आप जान गए। हाँ, थर्ड तरीका है, मैथमेटिकल वे है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, सो देखिए, कहीं वेलोसिटी लिखना हमको है, और लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां लिखा हुआ है 30 डिग्री। क्या इसका अर्थ होगा, इसका मीनिंग होगा सिंपल 30 डिग्री लिखा हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मीनिंग हुआ कि 30 डिग्री जो है वो रिफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में लिया गया है, और रिफरेंस लाइन को जनरली हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी लिखा हुआ, सिर्फ 30 डिग्री लिखा हुआ है और कुछ मेंशन ही नहीं है, ईस्ट नॉर्थ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो आप क्या इसका मतलब लेंगे, इसका मतलब ये लेंगे कि ये सिर्फ 30 लिखा हुआ है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री डायरेक्शन बनाते हुए हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। तो देखिए ये हमारा है लेफ्ट से राइट की ओर जाता हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होना, इस दोनों वर्ड में अंतर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ ऑरिजिन से आगे, अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट की ओर जाता हुआ एक्स एक्सिस, लेफ्ट से राइट की ओर जाता हुआ एक्स एक्सिस, और ये 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से 30 बनाते हुए हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है।
इसको नोट कीजिए। हाँ, पोजीशन वेक्टर हम लोग को जानना है। पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट है इसका कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स गिवन पॉइंट। मतलब पोजीशन वेक्टर हमेशा रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट की ओर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर हमेशा रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट की ओर लेते हैं। हाँ, जनरली मैक्सिमम केस में रेफरेंस पॉइंट को एज ए हम लोग ऑरिजिन लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ऑरिजिन। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाना है, पॉइंट पी का। तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हमने ऑरिजिन लिया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट की ओर। अब पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करता है। पोजीशन वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर पोजीशन ऑफ पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर। हम बोलेंगे पॉइंट पी का पोजीशन क्या है, पॉइंट पी का पोजीशन क्या है, तो बोलिएगा ओपी वेक्टर। ओ वेक्टर क्या है, फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट। कैसे लिया गया है, फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन से पॉइंट की ओर। ओ से ये ऑरिजिन हो गया, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। तो ऑरिजिन से पॉइंट की ओर, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से पॉइंट की ओर लेंगे। जैसे पॉइंट क्यू आपको दिखाना है, पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट क्यू को, फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट। इसके पोजीशन वेक्टर से पॉइंट क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट क्यू का मतलब होगा वेक्टर में, क्या मतलब होगा, ओ क्यू वेक्टर। कैसे लेंगे, फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, ऑरिजिन से पॉइंट क्यू की ओर। अब यहां पर फीलिंग क्या है, फिजिक्स का फीलिंग क्या है, तो मैथ है कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट। एक फिजिक्स का विद्यार्थी, एक फिजिक्स का टीचर क्या इसके बारे में सोचेगा, वो सोचेगा कि पॉइंट पी के पोजीशन को ओ पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, मतलब आप यहां पर बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, ओ पर। तो पॉइंट ओ पर आप बैठे हुए हैं और आप ही का नाम रखा गया है ऑब्जर्वर। तो पॉइंट ओ पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ओ से वो पॉइंट पी की ओर देख रहा है। सोचिए, आप यहां पर बैठकर पॉइंट पी की ओर देखिएगा तो सोचिएगा अगर आपको पी तक जाना हो तो कैसे जाइएगा, यहां चलिएगा डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। मतलब पी के पॉइंट का ऑब्जर्वेशन ओ से किया जा रहा है। मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, क्या वो सोचेगा, वो पी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में। तो आप ओपी को क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ से पी की ओर आप जा रहे हैं, मतलब आप ओ पर बैठ करके पी पॉइंट के पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप ये फीलिंग लाइए अपने में कि ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, पॉइंट ओ पर बैठकर आप पी को देख रहे हैं। कहा जाए कि आप ओ से पी की तरफ जाए तो कैसे जाएंगे, आप इस स्ट्रेट लाइन के लोग स्ट्रेट जाएंगे, आप वही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। हाँ, तो ओपी मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ विथ रिस्पेक्ट टू ओ। हाँ, अब अगर हम ये कहें नेक्स्ट, हमेशा रिफरेंस पॉइंट ऑरिजिन ही होगा, ऐसा बात नहीं है। हमेशा रिफरेंस पॉइंट ऑरिजिन ही होगा, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, हम एक वेक्टर दिखाते हैं P से Q की ओर। रियल मीनिंग आपको यहां से क्लियर होगा। ये RP है पोजीशन ऑफ, और ये हमारा, इसको मान लीजिए कुछ RQ मान लेते हैं, RQ। ये RP और ये RQ मान लिया गया। OQ को RQ से रिप्रेजेंट कर दिए।
और ओपी को आरपी से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब यहां पर ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह है पी क्यू। ऐसे तो सिंपल लगता है कि पी क्यू वेक्टर पी से क्यू की ओर, तो पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम पी, आप पी से क्यू लिए हैं, तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो पी पर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? पी पर। तो पी से क्यू के ओर आप देख रहे हैं, मतलब पी से क्यू के पोजीशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। पी से क्यू की पोजीशन को आप देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो पी से क्यू की तरफ देख रहा है, और ये पी क्यू वेक्टर, ये क्या है? पी क्यू वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। क्या इसका नाम होगा? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में, क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में। कैसे इसको मैथमेटिकली लिखेंगे? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। देखिए यहां पी क्यू है, यहां क्यू पी है, यहां ऑब्जर्व कीजिए। पी क्यू मतलब पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू की तरफ, मतलब पी पर बैठ करके आप क्यू की तरफ देख रहे हैं। इस बात को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, मतलब क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में। पी के रिस्पेक्ट में क्यों? जिसके रिस्पेक्ट में आप लेंगे वहीं पर ऑब्जर्वर बैठा रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में आप लेंगे वहीं पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ रहेगा। तो क्यू का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो ऑब्जर्वर कहां रहेगा? पी पर रहेगा। तो क्यू का पोजीशन रिस्पेक्ट टू पी, पी क्यू होगा। और इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पी क्यू है और यहां क्या लिखना पड़ेगा? क्यू पी, उल्टा जस्ट, यहां का जस्ट उल्टा यहां है। तो ये जो ध्यान है कि यहां पी क्यू है तो यहां पर क्यू पी आएगा। कैसे पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। क्या इसको पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी। ये लैंग्वेज अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। और दिस सिंबल इक्वल टू दिस सिंबल, दोनों सिंबल का मीनिंग सेम है। पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू की ओर, पी से क्यू की ओर, पी से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्यू के पोजीशन को, ये इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन ऑफ क्यू रिस्पेक्ट टू पी, क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में, मतलब दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है। क्यू का पोजीशन पी के रिस्पेक्ट में, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लॉजिक है। इसका एगेन एंड एगेन रिलेटिव वेलोसिटी में, रिलेटिव एक्सेलरेशन में, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में, काइनेमेटिक्स में बार बार इस लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं। इसमें कहीं भी आपको डाउट होना नहीं चाहिए, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है इसके बाद। यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विच कंटेन मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए होता है रेस्पॉन्सिबल। यूनिट वेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। कैसे? सो देखिए, जैसे मान लिया कोई वेक्टर हमारा ए है, कोई वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप बोलिए, ए हैट बोलिए, बात एक ही है। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए कैप क्या होगा? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो ए का ये यूनिट वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? ए का यूनिट वेक्टर हो गया। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। बोले कैसे जान गए सर ये यूनिट वेक्टर ही ये है? तो देखिए, आपको बताया गया कि जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये कैप का मैग्नीट्यूड निकालिए, मॉड निकालिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मॉड ऊपर मॉड ऑफ ए हो गया। मॉड ऑफ वेक्टर ए,
अब देखिए ये किसी भी क्वांटिटी का जो मॉडुलस है बताया थे पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव नंबर का जो मॉडुलस होगा उससे वही नंबर आएगा। पूछेंगे कि 5 का मॉडुलस क्या होगा 5, 6 का मॉडुलस क्या होगा 6। जो नंबर पॉजिटिव है उसका मॉडुलस सेम वही होगा। तो मॉड ए का मॉडुलस क्या होगा मॉड ए ही होगा। तो दिस इक्वल टू मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, और ये कट कर 1 आ गया। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 आ गया उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोलिएगा कि कैसे सर बोल रहे हैं कि डायरेक्शन के रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं। आप देखिए ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर साइन नहीं दिए हैं। ए एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई वेक्टर साइन हमने दिया नहीं है। तो ए एक लेंथ को दिखाएगा। मान लिया ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो ए यूनिट है, ए यूनिट है। इस लेंथ को जैसे ही आप डायरेक्शन देंगे तो इस लेंथ को डायरेक्शन कौन देगा, इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से। इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप से। तो जैसे ही आप इस लेंथ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप से, आपका लेंथ ए जो है वो वेक्टर ए बन जाएगा। देखिए वेक्टर ए बन गया होगा। ये ए और ये मॉड ऑफ ए दोनों सेम है। आप मॉडुलस ऑफ ए लिखें चाहे सिंपल ए लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ए और मॉड ए कट गया और ये वेक्टर ए आ गया, वेक्टर ए आ गया। तो जब भी किसी लेंथ को उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर मिल जाया करेगा। जब भी किसी लेंथ को, यहां ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक लेंथ ए मान है, इस लेंथ को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए कट गया और आपको वेक्टर मिल जाएगा। ये हमारा यूनिट वेक्टर है ए कैप, ए कैप। तो जब भी किसी लेंथ को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव वेक्टर आपको मिल जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज दैट यहां से यहां तक का वेक्टर हमने मान लिया, इसको हम इतने बड़े लेंथ को कंटेन करने वाला, इस डायरेक्शन को फॉलो करने वाला हमारा ये वेक्टर बी है। क्या हम बोल रहे हैं, यहां से यहां तक के लेंथ को रखने वाला, यहां से यहां तक के लेंथ को कंटेन करने वाला, इस डायरेक्शन को फॉलो करने वाले का नाम हमने दिया है वेक्टर बी। आपने इस वेक्टर बी में से सपोज दैट 2 यूनिट लेंथ कट कर लिया, 2 यूनिट लेंथ कट कर लिया। अगर 2 यूनिट लेंथ कट कर लिया ए से बी, ए से बी हमारा 2 यूनिट लेंथ कट कर लिया। आप चाहते हैं कि सर ए बी वेक्टर जरा लिख कर दिखलाइए, ए बी वेक्टर क्या होगा। तो ए से बी का लेंथ तो मालूम है हमको कि 2 है। अब ए से बी की ओर का डायरेक्शन चाहिए, तो ए से बी की तरफ का डायरेक्शन जो ये डायरेक्ट ए बी का डायरेक्शन भी यही है, अब वेक्टर बी का डायरेक्शन भी यही है। तो जो डायरेक्शन ए बी का है, ए से बी की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेक्टर बी का भी है। तो हम लोग वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी कैप से। जैसे बी कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये ए बी जो है ए बी वेक्टर बन जाएगा। मतलब यूनिट वेक्टर जब किसी भी स्केलर में आप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना उसको बना देता है वो वेक्टर। मतलब सिर्फ डायरेक्शन देता है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता नहीं है। जब 2 में आपने मल्टीप्लाई किया बी कैप, इसका मैग्नीट्यूड 2 चेंज नहीं करेगा, अभी भी इसका मोड निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। और बी कैप क्या है, 2 इंटू बी वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी होगा बी कैप। 2 इंटू बी बाई मॉड ऑफ बी हमारा होगा बी कैप। तो जब भी किसी स्केलर में क्रॉसपोंडिंग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर बन जाएगा वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसको डायरेक्शन मिल जाएगा। किसके वजह से मिलेगा डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर के वजह से मिलेगा डायरेक्शन। इवन इफ आपने यहां देखा कि
ए लेंथ में जब यूनिट वेक्टर ए कैप मल्टीप्लाई कर दिए, ए कैप मल्टीप्लाई कर दिए, तो तुरंत ये ए लेंथ ए वेक्टर बन गया। ये मॉड ऑफ ए और ए कट गया और वेक्टर ए आ गया। तो जब भी किसी लेंथ में कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लेंथ जो स्केलर है वो बन जाएगा वेक्टर। और जब वो वेक्टर बनेगा तो उसका आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, सिर्फ उसको डायरेक्शन एक्स्ट्रा में मिल जाएगा। और डायरेक्शन मिलने के कारण ही आप उसको वेक्टर बोल रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का मेन वर्क है डायरेक्शन गिव अप करना। क्या मेन वर्क है? डायरेक्शन गिव अप करना। चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। हाँ, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए फाइंड यूनिट वेक्टर, दिस क्वेश्चन आ गया। चलिए ये जान लीजिए पहले रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, तभी बनाएंगे हम बनाएंगे इसको। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगल मतलब जो 90 पर हो, रेक्टेंगल में इस साइड 90 पर होता है रेक्टेंगल वेक्टर। तो देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्सिस ऑफ एक्स के लॉन्ग, एक्सिस ऑफ एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई क्या होगा? इस आई के बाद, इस आई के पास, आई के बाद नहीं, आई के पास मैग्नीट्यूड 1 होगा। मान लिया आपने यहां से यहां तक का लेंथ है कि 1 यूनिट लेंथ कट कर लिया, 1 यूनिट लेंथ कट कर लिया। इस लेंथ को आपने एक डायरेक्शन दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स आपने दे दिया। तो जैसे इस लेंथ को आपने एक्सिस ऑफ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन दे दिया, तो अब आप इस ए बी वेक्टर को, अगर इसका नाम हम ए बी दे दें, तो इस ए बी वेक्टर को आप आई के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम आई से मूल लिखेंगे तो बिना लिखे अंडरस्टूड रहेगा कि आप एक्सिस ऑफ एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। जब भी हम आई से मूल लिखेंगे वेक्टर साइन देकर के, तो बिना बोले अंडरस्टूड रहेगा कि आप एक्सिस ऑफ एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं। अब देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 5i, क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक्सिस ऑफ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप 5 यूनिट मूव कर रहे हैं। एक्स 5i, यहां से यहां तक 5 यूनिट आपने लेंथ लिया, 5 यूनिट, और इसमें डायरेक्शन दे दिया, तो इसी का नाम हो गया 5i। इस स्केलर 5 को डायरेक्शन मिल गया यूनिट वेक्टर से और ये बन गया वेक्टर। तो OA इक्वल टू 5i, OA वेक्टर इक्वल टू 5i। आई जैसी दे दिए तो आपको एक्स के अलोंग ही मूव करना है। अब प्लस आई है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में ही मूव करना, माइनस आई होता तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आप मूव करते। अब प्लस आई है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आप मूव करेंगे। हाँ, जो वेक्टर बाय के अलोंग लिया जाएगा, जो यूनिट वेक्टर बाय के अलोंग लिया जाएगा, उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जे का। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जे क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहां से यहां तक का लेंथ अगर हमने 1 लिया, 1 यूनिट लेंथ लिया, 1 यूनिट, और कुछ नाम दे दीजिए, ए बी नाम दिए हैं तो यहां पर मान ले आप नाम दे दिए, सी डी नाम दे दिए। पूछेंगे सी डी वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे इसका लेंथ आपने 1 लिया है तो 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, यानी कि जे। जे अगर हम ऐसा कहते ये x है, ये y है और ये z है, देखिए एक्स वाई जेड कैसा दिखेगा। एक्स एक्सिस, मेरा हाथ क्या आ गया? y एक्सिस, ये x है और ये y है, और z के लिए एक और पेन की आवश्यकता है। चलिए पेन अभी यहां पर नहीं है,
ये एक्स है, ये वाई है, और ये मेरा फिंगर जेड हो गया। देखिए ये फिंगर जेड ऊपर की तरफ, एक्स, हाँ पेन दो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या हो गया जेड। तो एक्स के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होगा, वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे होगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारा के होगा। क्या होगा के, जेड एक्सिस के लॉन्ग। कैसे होगा दिखा रहे हैं, देखिए। हाँ यहां हम लोग इसका y के लॉन्ग बात कर रहे थे। नहीं तो मान लिया कोई बच्चा y के लॉन्ग यहां से यहां तक 5 यूनिट लेंथ कट किया, 5 यूनिट लेंथ कट किया, और उसको इस CD वेक्टर को दिखाना है। कैसे दिखाएगा? वो दिखाएगा CD वेक्टर 5 लेंथ तो पता है, और j पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y के लॉन्ग अगर आप मूव कर रहे हैं तो 5j लेंगे, प्लस में लेंगे। अगर आप उल्टा लेते, निगेटिव की ओर मूव करते, तो -5j लेते। तो 5j का मतलब हुआ कि y एक्सिस के लॉन्ग 5 यूनिट लेंथ हुआ, और j का मतलब हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y की तरफ आप मूव कर रहे हैं, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y की तरफ आप डिस्टेंस ले रहे हैं। और z एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय k। कैसे? यहां से यहां तक का लेंथ मान लिया EF 1 यूनिट है। ये लेंथ कितना है? ये लेंथ हमारा है 1 यूनिट। तो E से F की तरफ जो वेक्टर लेंगे उसका नाम बोल सकते हैं क्या? K। तो EF जो वेक्टर है हमारा K के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो आपको याद रहेगा कि एक्सिस ऑफ x के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको I से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सिस ऑफ y के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको J से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सिस ऑफ z के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लेंगे उसको K से रिप्रेजेंट करेंगे। अब है कि ये 2i माइनस 3j प्लस k, इसका मतलब क्या है? यहां -3j +3 नहीं, क्या है -3। तो देखिए इसका मतलब क्या है, वो जस्ट यहां पर देखिए ऑब्जर्वेशन में देखिए, x y और ये z है। अब देखिए ये x है, मैंने इसको y लिया पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है, और ये z पॉजिटिव है। तो हम लोग का है 2i, तो यहां ऑरिजिन से 2 यूनिट हम लोग x के लॉन्ग जाएंगे। ध्यान दीजिए यहां पर ऑरिजिन से 2 यूनिट हम लोग x के लॉन्ग जाएंगे, अब -3j है तो इधर नहीं जाएंगे, इधर तो पॉजिटिव i है। यहां से यहां तक 2 जाएंगे, और 3j ये y के पैरेलल हम लोग इधर 3 जाएंगे, और +1 k है तो 1 यूनिट ऊपर जाएंगे। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा वो होगा 2i माइनस 3j प्लस k। यहां पर जो पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 -3 और ऊपर k। अगर इधर +j है तो इधर क्या होगा? -j होगा। अगर इधर +j है तो इधर क्या होगा? -j होगा। ये 2 -3 और ऊपर k, 2 -3j और प्लस k। हाँ चलिए इसको दिखाते हम लोग हैं लोकेशन को। देखिए x y और z, x y और z और z, तो ये तो 2 ठीक है, ये आपका 2 इधर गया, 2 इधर गया, y हमारा इसी के पैरेलल इधर आएगा, कितना? -3, ये 2 और इधर -3, और k हमारा ऊपर क्यों? अब ऊपर तो ऐसे दिखेगा नहीं, तो k, तो ये हो गया 2 -3 और 1 पॉइंट, 2 -3 और 1, मतलब इसका मतलब हुआ ये 2, ये -3 और ऊपर की ओर 1, ऊपर की ओर 1। अब ऊपर कैसे दिखा? अब इसको मेनली जेड ऐसे नहीं है,
जेड एक्सिस हमारा ऐसे है, ये ऐसे जेड है। देखिए यहां पर देखिए क्या है, 2 y के निगेटिव में 3 ऊपर जाएंगे 1, तो ये पॉइंट किधर 2 -3 और ऊपर 1, इस तरह से। हाँ तो पूछ रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर क्या इसका होगा। तो पहले जानिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए सबको पहले, जस्ट 1 मिनट। हाँ ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये पॉइंट हमारा है एक्स वाई जेड। क्या इसका मतलब है, अलोंग दी एक्स मूव किए, ऊपर बाय मूव किए, इधर बाय के पैरेलल बाय मूव किए, और इधर जेड। अब यहां पर पॉइंट दिखेगा नहीं, यहां का पॉइंट आपको 3D फिगर 2D में यही दिखेगा, एक्स वाई जेड, ये जेड ऐसे है। एक्स यहां देखिए, एक्स वाई जेड, यहां जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। प्रैक्टिकली यहां देखिए विजुअल दिख रहा है, एक्स पैरेलल टू वाई, वाई और ऊपर जेड। तो एक्स वाई प्लेन ये हो गया, और ये ऊपर स्पेस में जेड हो गया। तो आप एक्स जाएंगे, वाई जाएंगे, ऊपर जेड जाएंगे। तो चूंकि ये जो फिगर हमारा है, ऐसे जो फिगर है वो आपको हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, इसलिए उल्टा दिख रहा है, इसलिए कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है, एक्स वाई और जेड। हाँ तो एक्स वाई जेड क्या है फिर जान लीजिए, एक्स पैरेलल टू वाई, वाई और स्पेस में जेड, ये हुआ एक्स वाई जेड। इसी एक्स वाई जेड को हम लोग जो है ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ओपी। ओपी पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, एक्स आई है ना, एक्स आई वाई जे जेड के। तो एक्स आई का मतलब हुआ अलोंग दी एक्स, आप एक्स मूव किए पूरे डायरेक्शन में। वाई जे का मतलब हुआ पैरेलल टू जे, पैरेलल टू वाई आप वाई मूव किए, और ये पैरेलल टू जेड, आप पैरेलल टू के मतलब जेड एक्सिस के लोग आप जेड मूव किए। एक्स वाई और स्पेस में जेड, एक्स वाई और जेड। तो एक्सिस ऑफ एक्स के अलॉन्ग आप एक्स मूव किए, एक्सिस ऑफ वाई के अलॉन्ग आप वाई मूव किए, और एक्सिस ऑफ जेड के अलॉन्ग जेड मूव किए। तो ये तो हुआ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्स वाई जेड पोजीशन इसका। बाय वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओपी होगा एक्स आई वाई जे जेड के। हाँ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओपी का मैग्नीट्यूड। ओपी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, ओपी का लेंथ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है, बताएंगे कौन ज्योमेट्री में, मैथ में बताया जाएगा, वेक्टर ही पढ़ाएंगे, कुछ हल्का सा कोई का नॉलेज देंगे आपको। रूट अंडर एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, थोड़ा सा पढ़ना भी आपको है 10th में, डिस्टेंस फॉर्मूला। और z माइनस 0 का स्क्वायर, z बढ़ जाता है इसमें है, आप 2D में पढ़े होंगे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y माइनस y2 का स्क्वायर पढ़े होंगे। यहाँ पे x1 y1 तो xy है और x2 y2 0 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर y 0 का स्क्वायर एक बढ़ गया, z माइनस 0 का स्क्वायर। तो जो हमारा मॉड ऑफ ओपी जो होगा वो रूट अंडर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो किसी ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट के स्क्वायर से निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड को। अब हम लोग उस क्वेश्चन पर आ जाएंगे, जो क्वेश्चन सामने दिख रहा था, बेहद ही आसान क्वेश्चन वो है, देखिए उसको क्या क्वेश्चन था। हाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 2y माइनस 3j प्लस के। तो देखिए अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लेते हैं लेट वेक्टर a मान लिए इसको 2i माइनस 3j प्लस के,
वेक्टर ए मान ली, तो हम लोग को ए कैप निकालना है। कैसे निकलेगा? इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो 2i माइनस 3j है, माइनस 3j है ना, 2i माइनस 3j अब प्लस के, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यही है ना। ये फॉर्मूला बताए थे कि कोई भी वेक्टर अगर x i y j और z k के फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर x स्क्वायर बाय स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये 1 छिपा हुआ मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये आपको आ गया। पहले इसको नोट कर लीजिए सबको। हाँ देखिए ये क्या आ गया, हाँ ध्यान दीजिए। तो ये आपको आ गया 2i माइनस 3j प्लस के, और ये 9 प्लस 4 13 अब प्लस 1 14, मतलब रूट 14 दिस 2i माइनस 3j प्लस के अपॉन रूट 14। तो 5-6 एग्जाम्पल हम इस पर कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, मान लिया आपसे हम पूछे कि सिंपल 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 30। आपसे पूछे कि अगर a इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस j माइनस k, तो a कैप क्या होगा? मतलब इस a का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तब क्या लिखेंगे? i प्लस j माइनस k को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, मॉड i प्लस j माइनस k। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। क्या मिला आपको? i प्लस j माइनस के रूट अंडर i का कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर, गुणक। तो i का मल्टीप्लायर 1 है तो 1 का स्क्वायर, j का मल्टीप्लायर 1 है तो 1 का स्क्वायर, k का मल्टीप्लायर -1 है तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। ये आपको आ गया i प्लस j माइनस के रूट 3। कभी कभी मन में संशय होता है कि सर डायरेक्ट अगर कोई पूछता है कि वेक्टर ए लिखा हुआ है, आई वेक्टर लिखा हुआ है, तो इस केस में ए कैप क्या बोलेंगे? इस कैप में देखिए ए कैप वही रह जाएगा। देखिए कैसे रह जाएगा? वही आई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो आई वेक्टर तो है ही है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या होगा? रूट अंडर आई का मल्टीप्लायर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो लिखे, लेकिन इस आई वेक्टर को आप लिख सकते हैं इस तरह से है आई प्लस 0j प्लस 0k। तो j का मल्टीप्लायर k का मल्टीप्लायर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर होगा। अब देखिए पुनः ये आई ही रहा। क्यों आई रहा है? क्योंकि आई खुद यूनिट वेक्टर है, इसलिए आई का आप फिर कैप निकाले तो फिर आई ही आपको आएगा। यूनिट वेक्टर का आप कैप निकालेगा तो हमेशा वही यूनिट वेक्टर आएगा, कोई अंतर नहीं है। अगर आपको कहीं पर दे दे कि इस वेक्टर का नाम है 2i प्लस j माइनस के, इसके अलोंग ये 3/2 यूनिट्स लेंथ कट किया गया। ए बी का लेंथ दिया हुआ 3/2 यूनिट्स। अब पूछ दिया कि इस ए बी वेक्टर को बताइए।
पूछा आपसे कि ए बी वेक्टर बताइए, तो घबराना नहीं है। इस ए बी के लेंथ को लेंगे आराम से 3/2 और ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है कैसे निकलेगा, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो इस वेक्टर को 2i प्लस जे माइनस के को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, 2i माइनस जे और प्लस जे अब माइनस के मॉडुलस से डिवाइड कर दिए। तो जैसे इस लेंथ में इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किए, इसके अलॉन्ग वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और किसी भी स्केलर को यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केलर बिकम्स वेक्टर। और ये हम लोग का क्या आ जाएगा, देखिए 3/2 इंटू 2i प्लस जे माइनस के 2i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, जे का मल्टीप्लाई 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। तो ये 4 + 1 5 √6 आ गया। ये क्या गया 3/2 √6 इंटू 2i प्लस जे माइनस के दिस। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखे आप जान गए। तो जब भी किसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मालूम है तो कोई भी लेंथ उसके अलॉन्ग कट करके आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये लेंथ 3/2 कट किया, तुरंत इस 3/2 को हमने वेक्टर में चेंज कर दिया और ए बी वेक्टर निकाल लिया। तो कैसे यूनिट वेक्टर का यूज करना है वो आप जान गए, पोजीशन वेक्टर जान गए। अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में।